नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। AIVE एग्जाम को लेकर जो DNS की हमारी सीरीज शुरू हुई है उसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो हमारी है वो कल हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास में पूरा एक DNS का फ्रेम बना के पूरी DNS को एक साथ समझा दिया था, अध्याय के बारे में बताया था। आज अध्यायों के अंदर के पोर्शन जो धाराएं हैं उनकी बात करेंगे। पहली बार जो चैनल पर आया हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आगे आने वाली क्लासें आपको सब मिलती रहें। बिल्कुल फ्री क्लास है, पूरी तैयारी के साथ कराई जा रही है। आप लोगों ने कल का वीडियो बहुत पसंद भी किया, अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। आज भी फीडबैक जरूर देना कैसी लगी क्लास, और अच्छी क्लास रहने वाली है। आपने कल देखा होगा हमारी जो क्लास थी यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दी थी, नीचे का पोर्शन पूरा खाली पड़ा था। आज सेकंड क्लास जो है मैंने आज ही इसको तैयार किया है। शुरू करते हैं हमारी आज DNS की दूसरी क्लास। तो इसमें आज बहुत खास होने वाला है। अध्याय और अध्याय के अंतर्गत जो धाराएं आती हैं उन धाराओं का क्या मतलब है, सारा कुछ बताने वाले हैं। डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि जुडिशरी की हम लोग तैयारी कर नहीं रहे हैं। आगे जब यूपी APO की तैयारी करवाएंगे तो डिटेल में भी जाएंगे। अभी AIVE जैसा एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है, तो सिर्फ हम लोग जानेंगे कि किस धारा से क्या मतलब निकलता है और किस लिए होती है। क्लास में लास्ट तक बने रहना, वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहना। शुरू करते हैं सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके बारे में कल हमने पूरा देख ही लिया था। आज अध्याय जो हमारा जो है अध्याय पहला क्या कहता है। अध्याय पहला जो आपका है प्रारंभिक, जिसमें आपके सेक्शन 1 से सेक्शन 3 मतलब धारा 1 से धारा 3 तक आती है आपकी। तो अध्याय पहला आपका धारा 1 की जब हम बात करते हैं, धारा 1, तो धारा 1 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, इसके बारे में ही बताया गया है। इसको हमने किस सेक्शन में रखा था, कल हम लोग बात कर चुके हैं। साधारण जनरल वाले सेक्शन में हमने इसको रखा था, क्योंकि इसमें सिर्फ संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। शुरू करते हैं। यह धारा बताती है कि यह अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसका प्रभाव पूरे भारत पर होगा और यह केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू होगा। तो इसमें सारी बातें कर ली गई हैं कि आपकी संक्षिप्त नाम भी बता दिया गया क्या है, प्रारंभ भी बता दिया गया, और लागू होने की तिथि भी इसमें घोषित कर दी गई है। तो यही आपकी पहली धारा में है। इसके अलावा कुछ विशेष इसके बारे में है नहीं। आ जाते हैं हम अपनी दूसरी धारा पर। तो धारा दूसरी हमारी जो है, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषा उस मतलब क्या है, जब हम धारा 2 को देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं परिभाषाएं। तो परिभाषाओं की यही है कि इस संहिता में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करती है, ताकि न्यायाधीशों, वकीलों और आम लोगों को कानून समझने में आसानी हो। तो सभी जो आपके कानूनी शब्द हैं, कानूनी बातें हैं, उनकी जो परिभाषाएं हैं वो धारा 2 में परिभाषित की गई हैं। देखते हैं अगली धारा, आपकी धारा 3 आ जाती है। 3 धारा क्या कहती है, साधारण स्पष्टीकरण। धारा 3 के अंतर्गत सिर्फ साधारण स्पष्टीकरण दिया गया। कैसा स्पष्टीकरण दिया गया है, यह धारा उन सामान्य नियमों और सिद्धांतों को बताती है जो कानून को समझने में मदद करते हैं। तो इस धारा में सिर्फ साधारण स्पष्टीकरण दे दिया गया है। अब आ जाते हैं हमारा पहले अध्याय में, मैंने पहले ही बता दिया था 1 से लेके 3 तक धाराएं हैं, तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग अध्याय 2 को, कि अध्याय 2 हमारा क्या है। अध्याय 2 भी हमने बताया था सेक्शन 1 में ही आपका, मतलब 2 जो आपका जो हमने पहला जो साधारण वाला जो सेक्शन था उसी में रखा था, उसी में, क्योंकि इसमें भी सब बताया ही गया हुआ है। ऑफेंस, इसमें कोई अपराध के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए। तो कुछ धाराएं हैं जिनकी उपधाराएं भी हैं, तो कुछ सेक्शन हैं जिनके सब सेक्शन भी हैं। तो सब सेक्शन तक जाने की जरूरत नहीं है, उपधाराओं तक पहुंचने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें इतना डीप में नहीं जाना है। हम बता चुके हैं AIVE जैसा एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है। रिलेट करना सीखो, समझना सीखो, वेयर एक्ट उठाओ, वेयर एक्ट में देखना सीखो। और इतनी सारी अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो इतनी सारी क्लासें हो जाएंगी, उनको आप क्या याद कर पाएंगे, क्या आप दिमाग में बना पाएंगे। और फिर जो वेयर एक्ट साथ में लेके जाओगे
उसका क्या करोगे फिर? उसको क्या वहां बैठ कर सिर्फ दूर से देखोगे क्या? उसको भी तो रिलेट करके जब पढ़ रहे हैं तो उसकी भी तो मदद लेंगे। देखिए, ये बात मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं आपको AIVE का जो एग्जाम है वो ट्रिक से या अपने माध्यम से शॉर्टकट से आपको पास तो करा सकता हूँ, लेकिन आपको कल को जब न्यायालय में खड़े होकर बोलना पड़ेगा तो मैं वहां आके बुलवा नहीं सकता। उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिलहाल आपने बैकग्राउंड आपका कुछ भी रहा हो, पढ़े हो या ना पढ़े हो, फिलहाल अभी जो शॉर्टकट ट्रिक हमारी चल रही है आपको AIV पास कराने वाली, इससे AIV पास कर लो। आगे जब डिटेल में हम क्लासें देंगे तो उनको लेते रहना, जानकारी भी मिल जाएगी और डिटेल में कई चीज़ें आपको पता भी चल जाएंगी। तब हम डीप में जाके खूब अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी AIVE एग्जाम जितना पढ़ लो। अध्याय 2 हमारा है जो कि दंडों के विषय में है। सेक्शन 4 से सेक्शन 13 जो है हमारा, वो जितने भी दंड दिए गए हैं उनके विषय में बात करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 4 से 13 तक। तो इसमें 4 से लेकर 13 तक धाराएं आने वाली हैं। पहली धारा 4 है तो जो कि दंड के विषयों में है। ये TLS का मतलब आ गया, ये भैया TLS का मतलब है द लीगल संकल्प। ये बीच बीच में डालते रहते हैं जिससे कोई मैटर चोरी वोरी ना करे, तो अपना लोगो बना रहे। तो जब बात दंड की करते हैं तो इसमें मृत्यु दंड हुआ आपका, आजीवन कारावास हुआ, कठोर कारावास हुआ, सादा कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना, जो भी कारावास, जब्ती, जुर्माना, जो कुछ भी दंड से जुड़ी प्रक्रिया जो है, जो परिभाषाएं हैं, वो सब आपकी धारा 4 के अंतर्गत आ जाती हैं। अगली धारा हमारी 5 है, तो 5 को देखते हैं। 5 में आपको बता दें कि धारा 5 सजा को कम करने से संबंधित है, जो सरकार को अपराधी की सहमति के बिना भी किसी दंड को कम करने की शक्ति देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी धारा 6 क्या कहती है। धारा मतलब वही सेक्शन 6 क्या हमारा कहता है, आजीवन कारावास को 20 साल की कैद के बराबर माना जाएगा जब तक कि कानून में कुछ और ना कहा गया है। तो यहाँ एक चीज समझते हैं, जो आजीवन कारावास है उसको 20 साल की कैद के बराबर माना जाएगा। कब तक माना जाएगा? जब तक कोई नया कानून संशोधित नहीं होता या कानून में कुछ परिवर्तन नहीं होता या कुछ नहीं कहा जाता है, तब तक आजीवन कारावास का मतलब 20 साल माना जाएगा। ये आपकी धारा 6 कहती है। मतलब हर एक धारा कुछ ना कुछ परिभाषित करती है। यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार के अपराध की चर्चा नहीं है, सिर्फ जो अपराध होते हैं उसमें क्या बचाव के अपवाद जो होते हैं और क्या आपके जो अपराध के जो तथ्य होते हैं उनको परिभाषित करने का कार्य इन शुरुआत की आपकी धाराओं का है। अगली धारा जो आपकी है 7, उसको हम जब देखते हैं तो धारा 7 हमारी कहती है कि न्यायाधीश यह तय कर सकता है कि व्यक्ति को कठोर कारावास दिया जाए या साधारण कारावास दिया जाए। ये तो वैसे भी न्यायाधीश ही तय करता है। केस चलता है, तारीख पड़ती है, जैसा जो दोषी पाया जाता है उसने कितना बड़ा गुनाह किया है उस हिसाब से न्यायाधीश तय करता है कि उसको कठोर कारावास दिया जाए कि साधारण कारावास दिया जाए। ये चीज स्पष्ट रूप से धारा 7 में लिख दी गई है, जिससे कि कल को कोई न्यायाधीश के ऊपर उंगली ना उठा सके, आपने ऐसे कैसे। तो ये अधिकार धारा 7 के तहत मिला हुआ है कि कठोर कारावास देना है कि साधारण कारावास देना है, ये डिपेंड करता है न्यायाधीश के ऊपर। ये उनको अधिकार मिला हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी बदलाव या कोई दबाव नहीं हो सकता है। अगली धारा हम देखते हैं, नेक्स्ट धारा हमारी 8 जो है वो जुर्माना के भुगतान में चूक की स्थिति में है। मतलब जुर्माना जो न्यायालय द्वारा लगाया जाता है उसमें चूक कर देना, मतलब जुर्माना ना देना। सीधा सीधा नीचे पॉइंट भी लिखा है, जुर्माना ना देने पर कारावास की सजा। तो धारा 8 जो है वो यही कहती है कि अगर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई जुर्माना दिया गया है आपको वो भरना पड़ेगा, अगर नहीं भरते हैं तो आपको कारावास हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जुर्माना लगा दिया, हमारे पास पैसा नहीं है या हमें घर से बेदखल कर दिया गया है या हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। नहीं सोर्स है, आप जेल जाइए। अगर न्यायालय ने कोई बात कह दी, जुर्माना लगा दिया, वो आपको देना ही देना पड़ेगा, उसमें बचाव का कोई दूर दूर तक समाधान नहीं है। अब हम अपनी नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी 9 है। ये कहती है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को कई बार दंडित करने से रोकती है। मतलब एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को कई बार दंडित करने से रोकती है।
कि मतलब बार बार उसको दंड ना दिया जाए। धारा 10 नेक्स्ट अपनी हम देखते हैं, ये क्या कहती है। जब कोई व्यक्ति कई अपराधों में से किसी एक का दोषी पाया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसने कौन सा अपराध किया, ऐसे मामले में यह धारा संदिग्ध अपराध के लिए सजा देने का प्रावधान करती है। सीधी बात यही है, जब कोई व्यक्ति कई अपराधों में से किसी एक का दोषी पाया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसने कौन सा अपराध किया, ऐसे मामले में यह धारा संदिग्ध अपराध के लिए सजा देने का प्रावधान करती है। हमारी नेक्स्ट धारा जो 11 है, उसको अब हम देख लेते हैं। 11 धारा कहती है हमारी एकांत कारावास लगाने का अधिकार प्रदान करती है। मतलब धारा 11 के अंतर्गत एकांत कारावास लगाने का प्रावधान किया गया है। क्यों, कैसे? एकांत कारावास क्या होता है? एकांत कारावास जो होता है वो एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, उसको एकांत कारावास कहते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी जो है धारा 12, उसके देख लेते हैं हम क्या कहती है। तो धारा 12 हमारी कहती है कि एकांत कारावास की अवधि और आवृत्ति की सीमा सीमित करती है। सीमित क्या करती है कि मतलब अगर किसी को एकांत कारावास हुआ है तो धारा 112 उसकी अवधि और आवृत्ति को सीमित करती है। जैसे कि अवधि क्या, 14 दिन से अधिक नहीं होगी, मतलब 14 दिन से ज्यादा के लिए एकांत कारावास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 14 दिन से ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है कि अकेले रह के एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है एकांतवास में, उसके वो मानसिक रूप से कहीं बीमार ना हो जाए, पागल ना हो जाए, इसलिए 14 दिन के अंदर उसको बाहर निकाला जाएगा। फिर उसकी देखा जाएगा कि उसकी कितने दिन की सजा है, तो बीच में 7-7 दिन का अंतराल भी कर दिया जाता है। सजा जब ज्यादा होती है तो 7 दिन के लिए एकांतवास, फिर सबके साथ रखा जाता है, फिर 7 दिन के लिए एकांत कारावास। तो ऐसे करके ये सजा चलती है। डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया, चीजों के बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल ये जानो कि किस धारा से क्या संबंध है, किस धारा का किससे क्या रिलेशन है। इसमें भी हम बाद में आपको जो प्रमुख प्रमुख धाराएं हैं वो एक अलग क्लास में पढ़ाएंगे, जिनको आप सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे। इनसे सिर्फ परिचय हो जाए आपका और उनको आप ध्यान में अच्छी तरह से रखेंगे। उनमें से सीधी सीधी आपको धारा या उसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट धारा की हम बात करते हैं तो हमारी धारा जो है वो 13 है। 13 हमारी संबंधित किससे है? अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा प्रावधान। मतलब जो अपराधों के लिए जो सजा, बढ़ी हुई सजा का जो प्रावधान है वो धारा 13 के अंतर्गत आता है। जैसे कि बार बार अपराध करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए, जैसे कि कोई एक बार अपराध कर रहा है, फिर दूसरी बार कर रहा है, तीसरी बार कर रहा है, तो उसकी सजा को इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो बार बार अपराध ना करे, उस पर लगाम लग जाए। ये किस लिए? ये कौन कहता है? ये धारा आपकी 13 कहती है। आपको बता दें कि अगर स्पष्ट रूप से कानूनी भाषा में आपको बताया जाए तो आपको कई चीजें जो है वो समझ में ही नहीं आने वाली हैं। और ये जो हम बता रहे हैं ये अपनी भाषा, कानूनी भाषा, एक साधारण भाषा में तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से क्लासों से जुड़ पाएं, अपने BNS भारतीय न्याय संहिता से जुड़ पाएं और चीज़ों को आसान भाषा में कानून को समझ पाएं। इसलिए इन सब चीज़ों पर हम इतना ध्यान दे रहे हैं। पूरी किताबें पढ़कर उसमें से छांट कर आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। अब बात करने वाले हैं, हमारा अध्याय आ गया तीसरा। तीसरा अध्याय जो है वो क्या कहता है? तो भाई तीसरा अध्याय जो है हमारा साधारण अपवाद, मतलब साधारण जो अपवाद हुआ करते हैं वो हमारे अध्याय तीसरे के अंतर्गत आ जाते हैं। साधारण अपवाद कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये आपके आते हैं सेक्शन 14 से 33 तक आपके साधारण अपवाद आते हैं। पूरे अध्याय की बात की जाए तो सेक्शन 14 से 44 तक होता है, पूरा अध्याय सेक्शन 14 से 44 तक। और केवल साधारण अपवाद की बात की जाए तो 14 से 33 तक। इस चीज पर जरा ध्यान दीजिए, लिखने में थोड़ा गलती हो गई है, उस पर आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अध्याय तीसरा हमारा क्या कहता है? क्योंकि वो आपकी धारा 14 से प्रारंभ होता है। इस सेक्शन 14 धारा 14 हमारी कहती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए कानूनी तौर से बाध्य है। सीधा मतलब समझिए, धारा 14 जो हमारी है उसका उदाहरण एक सीधा सीधा यही है कि कोई एक आर्मी ऑफिसर अपने जवान को आदेश देता है गोली चलाने का। अब पता है उससे कई लोग मर जाएंगे, लेकिन ये क्या है? ये भाई कानूनी तौर से बाध्य है कि उसे आदेश मिला है तो उसका उसे पालन करना पड़ेगा। तो ये अपराध
नहीं माना जाएगा। इसलिए ये धारा 14 जो है उसको स्पष्ट करती है। देखते हैं धारा 15 के बारे में। धारा 15 क्या कहती है? तो धारा 15 हमारी कहती है कि न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य शक्ति का प्रयोग। मतलब धारा 15 जो है वो न्यायिक रूप से जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनके कार्य और उनकी जो शक्तियां हैं उनके प्रयोग को दर्शाती है, उनके प्रयोग को परिभाषित करती है कि जो उनकी शक्तियां हैं वो उनका पूरी तरह से प्रयोग करेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। अब हम देख लेते हैं हमारी धारा 16। नेक्स्ट धारा है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे अगर किसी चीज के लिए न्यायालय ने निर्णय कर दिया या आदेश दे दिया तो उसके अनुसार यह अपराध नहीं माना जाएगा। बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट धारा 17 के बारे में। भूल से कानून का पालन करने की कोशिश से अपराध हो जाना। मतलब कानून का पालन करने की कोशिश से अगर भूल से कोई अपराध हो जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ये अपवाद रहेगा। ये आपका धारा 17 के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट धारा हमारी 18 है। इसमें आपको बताएं कि सावधानी बरतने, गलत ना होने पर हुए अपराध के दंड से बचाती है। मतलब सावधानी हम बरत रहे हैं, सावधानी बरतने के बाद गलत ना होने पर अगर कोई अपराध हो जाता है तो ये धारा 18 जो है ये आपको उस अपराध से बचाती है। अब हम बात यहाँ कर लेते हैं आपकी धारा 19। नेक्स्ट धारा हमारी जो है ये क्या है, क्या कहती है, देखते हैं। आपराधिक इरादे के बिना बड़े नुकसान को रोकने के लिए। हमारा आपराधिक कोई इरादा नहीं है और हम किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कोई कार्य करने जा रहे हैं और हमसे कोई अपराध हो जाता है तो ये धारा हमें वहाँ भी अपराधी घोषित होने से बचाती है। आगे अगली धारा की हम बात करते हैं, हमारी धारा 20 जो है ये क्या कहती है, ये बहुत जरूरी है। ऐसी इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं वो हम बीच में आपको एक साथ एकत्रित करके लास्ट में जो क्लास देंगे उसमें जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग सारी धाराओं के बारे में परिचय जरूर करें। इतनी कोई स्पीड भी नहीं है, सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो आप लोग कह रहे हैं पीडीएफ के लिए, आप चाहें अभी से अपना एक पीडीएफ क्या मतलब यही नोट करते रहें, अपनी भाषा में नोट करते रहें। लास्ट तक आपका एक अच्छा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। पूरे में आपको ना पढ़ना पड़ेगा ना भटकना पड़ेगा, आप उसी से अपनी पूरा रिवीजन करके अच्छी तरह से अपना एग्जाम दे सकते हैं। धारा 20 जो है वो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। मतलब धारा 20 जो सीधा सीधा यही कहती है कि अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है, बच्चे के द्वारा कोई अपराध हुआ है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ये धारा आपकी 20 परिभाषित करती है। नेक्स्ट धारा हम देखते हैं हमारी 21 सेक्शन। जब 21 की हम बात करते हैं तो 7 से 12 वर्ष के बच्चे द्वारा कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है, समझ वाली शर्त है। सीधी बात यह है कि अगर उसकी समझ जो है उसके अंतर्गत कोई कार्य है तो उसको अपराधी माना जाएगा, और उसकी समझ से बाहर का कार्य है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन 7 वर्ष से जो कम का बालक है वो किसी प्रकार का कोई भी कार्य करे उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा जब 22 की बात आती है, 22 की बात सीधा सीधा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मतलब कहने का है कि पागल व्यक्ति को अगर वो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करता है ऐसा जिससे किसी को हानि होती है, चोट पहुंचती है, लेकिन उसको अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि वो मानसिक रूप से छीड़ है, पागल है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा भाई, दूर रहिएगा। नेक्स्ट धारा आपकी जो है वो 23 है, उसको देख लेते हैं। नशे में होश खो देने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया सामान्य अपराध नहीं माना जाएगा। इस धारा को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है और वो नशे में है, अपना होश खो चुका है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें स्थिति ये है कि नशा अन्य व्यक्ति द्वारा करवाया गया हो, किसी ने नशा करवा दिया हो, किसी ने कुछ मिला के पिला दिया हो, व्यक्ति अपना होश खो बैठा है, उससे कोई अपराध हो गया है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद पी लिए, कुछ ऐसा कार्य कर दिए जो आपराधिक श्रेणी में आता है और आप कहोगे नहीं वो हम होश में नहीं थे या ऐसा कार्य हो गया, तो ये नहीं माना जाएगा।
इसीलिए न्यायालय होते हैं, तारीख पे तारीख पे तारीख पड़ती हैं और सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आप नशे में थे, कि आपको पिला दी गई थी या आपने खुद पी ली थी। ये सब चीजें कानून में दी गई हैं, आपके सामने देखो आ रही हैं स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट हमारी जो धारा है वो 24 है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें है कि नशे में किसी विशेष ज्ञान वाले कार्य को कर अपराध करना। मतलब आप नशे में हैं लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं जो किसी विशेष ज्ञान का है, तो ऐसे कार्य करने वाले को, ऐसा अपराध करने वाले को शांत और होश के बराबर वाले व्यक्ति के बराबर माना जाएगा, जो बिना नशे में रहता है। जैसे आप बिना नशे में नहीं है, आप शांत हैं, होश में हैं, तब जो कार्य कर सकते हैं। ऐसा कार्य अगर आपने नशे की स्थिति में भी किया, जो कि सिर्फ विशेष ज्ञान वाला कार्य होता है, जैसे कि किसी के यहाँ आप चोरी कर रहे हैं, चोरी नशे में अगर आप सब सुध बुध भूल गए हैं तो आप किसी के यहाँ चोरी कैसे कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि हम साहब नशे में चोरी हो गई? नहीं कह सकते हैं आप। ये तो एक विशेष कार्य है, आप ताला खोल रहे हैं, किसी के घर में घुस रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर वही चार्ज लगेंगे जो एक शांत और जो होश में व्यक्त होता है उसके ऊपर जो धाराएं लगती हैं। हाँ, किसी ने पिला दी है, आप होश खो गए हैं, कोई आपको होश ही नहीं है, तब अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं तो आपको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। वो आपकी हमने बात ऊपर धारा 23 में कर ही ली है। अगली धारा हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी धारा 25 है। किसी व्यक्ति की सहमति से किया गया हो इरादा गंभीर चोट पहुंचाने का या मृत्यु का ना हो, जैसे खेल या अन्य गतिविधि। इसमें सीधी बात ये कही गई है धारा 25 में आपकी, जैसे कि इसमें आपको जैसे देखा ना कि उदाहरण में खेल व अन्य गतिविधि, कि किसी की सहमति से कोई कार्य चल रहा है, कोई इरादा नहीं हमारा चोट पहुंचाने का, और चोट लग जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में आपके ऊपर अपराध जो है उसकी नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो आप मैच खेल रहे हैं, आप किसी के साथ मैच खेल रहे हैं, आपने गेंद मारी, गेंद उसके सिर में लग गई और उसकी वहां मौत हो गई या वो गंभीर चोटिल हो गया, तो इसमें आपने कोई जानबूझकर या बिना सहमति से जबरदस्ती तो उनको मैच खिलाया नहीं, या आप उनको जबरदस्ती ना पकड़ के लेके आए, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। तलवारबाजी का खेल खेल रहे हैं या कोई और गतिविधि कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एकदम से जिम करते टाइम ज़्यादा वेट उठा लिया, अटैक आ गया आपके साथ, आप सपोर्ट दे रहे हैं, या कुछ भी XYZ आप सम्मिलित हैं, अगर ऐसी कोई गतिविधि करते टाइम किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसमें आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। ये परिभाषा आपकी धारा 25 देती है। नेक्स्ट धारा हमारी जो है उसको देखते हैं। धारा 26 हमारी है, इसमें स्पष्ट लिखा है मृत्यु न करने के इरादे से कार्य, मतलब मृत्यु करने का कोई इरादा नहीं है, सहमति अपराध नहीं, मतलब ये कोई सहमति का अपराध नहीं है। क्या है? सर्जन ऑपरेशन। इस चीज को आप जरा समझें पहले, उदाहरण से इसको समझें। कोई सर्जन है, आप उसकी किसी व्यक्ति से सहमति है ऑपरेशन को लेकर, और उस ऑपरेशन के बाद अगर कोई हानि, नुकसान, मृत्यु कुछ हो जाता है, तो जो डॉक्टर, जो सर्जन है, उसको अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, उसको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। भाई डॉक्टर का ना तो कोई मृत्यु करने का इरादा था, ठीक है, सहमति थी, जो पेशेंट जो है अपना ऑपरेशन कराने आया उसकी सहमति भी थी, तो हम बात क्या कर रहे थे कि उस अपराध को जानबूझकर, मतलब ये कार्य कोई जानबूझकर तो नहीं किया गया। सर्जन ने ऑपरेशन किया, कोई अगर नुकसान हो गया तो सर्जन जो है, डॉक्टर जो है, उनको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हमारी नेक्स्ट धारा जो है 27, उसकी बात करते हैं। बालक या विकृत चित्त व्यक्ति के अभिभावक या संरक्षक द्वारा श्रद्धा पूर्वक किया कार्य अपराध घोषित हो जाए तो डॉक्टर जो है उनको अपराधी नहीं माना जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग, एक उदाहरण से धारा 27 को समझते हैं। जैसे कोई बालक है या विकृत चित्त का व्यक्ति है जो दिमागी रूप से पागल है, अगर उसके अभिभावक या संरक्षक जिसकी देख रेख में वो है, अगर उसको कोई समस्या है, दिक्कत है, उसका वो इलाज करवाते हैं, और डॉक्टर द्वारा अगर कोई उसको नुकसान पहुंचता है इलाज के दौरान, सर्जरी के दौरान, या जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके दौरान, तो इसमें जो डॉक्टर को तो आपको पहले ही ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर तो अपराध की श्रेणी में आएगा ही नहीं, लेकिन जो संरक्षक है जो बालक का या कोई पागल व्यक्ति का, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसके भले के लिए, अच्छे के लिए, सद्भाव कार्य कर रहा है कि स्वस्थ हो जाए,
ठीक हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हानि हो जाती है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आने वाला है। धारा 28 हमारी कहती है कि सहमति, किसी के साथ सहमति की जिसमें डर है शारीरिक चोट लगने का या क्षति का डर है, लेकिन वो सहमति भ्रम में डालकर की, किसी को भ्रम में डालकर सहमति बना ली, जबकि डर है कि शारीरिक चोट लग सकती है या क्षति हो सकती है, तो वो आपकी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी, उसमें आपको अपराधी घोषित किया जाएगा। ये धारा 28 कहती है कि वो सहमति आपकी वैध नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट धारा हमारी जो है वो धारा 29 है। 29 को देख लेते हैं। ऐसे कार्य जो ना ही नुकसान पहुंचाएं या सहमति से किए जाएं अपराध रहेंगे। देखिए, ऐसे कुछ कार्य हैं जो नुकसान ना ही पहुंचाएं और सहमति से भी किए जाएं, लेकिन वो रहेंगे क्या? अपराधी रहेंगे। जैसे कि गर्भपात। गर्भपात क्या है? ये एक अपराध है। ये चाहे महिला की सहमति से किया जाए, चाहे महिला के जो साथ में संरक्षक हों या जो भी परिवार वाले हों उनकी सहमति से किया जाए, लेकिन ये अपराधी रहेगा। इसमें नुकसान हो या ना हो, सहमति से किया जाए, लेकिन ये रहने वाला अपराधी है। तो ये धारा 29 जो है इस बात को स्पष्ट करती है। अगली धारा हम देखते हैं, हमारी धारा 30 क्या कहती है। तो सेक्शन 30 धारा 30 जो है वो कहती है कि सहमति के बिना किसी के लिए किया गया सदकार अपराध नहीं माना जाए। बेहोश, जैसे कि बेहोश व्यक्ति का उपचार। कभी कभी क्या होता है कि सहमति के बिना भी अगर किसी के लिए अच्छा कार्य किया जाए, सद्भाव का कार्य किया जाए, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये आपकी धारा 30 कहती है। अब उदाहरण देख लेते हैं कैसे। जैसे कोई दुर्घटना हो गई, व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है, अब जब वो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ सुन नहीं रहा, तो क्या आप उसको उठा के पहले उससे सहमति लेंगे कि हम आपका इलाज करवा दें, क्या डॉक्टर के पास लेके नहीं? या जब आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर को अगर कोई सर्जरी करनी है या कुछ ट्रीटमेंट देना है, तो क्या पहले डॉक्टर उसकी सहमति लेगा कि भाई उठो, पहले सहमति दे दो हमें, तब हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करें? ऐसी जगह पर सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये धारा 30 कहती है कि सहमति के बिना किसी कार्य के लिए किया गया सदकार अपराध नहीं माना जाएगा। अगर बेहोश व्यक्ति का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, अगर उसको कोई गंभीर और ज्यादा समस्या हो गई, मृत्यु हो जाती है, तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। ये आपकी धारा 30 कहती है। नेक्स्ट सेक्शन धारा हम देखते हैं, हमारी 31 क्या कहती है। तो 31 है कि संचार संबंधित, ये संचार से संबंधित है। संचार मतलब जो हम लोग एक दूसरे से संचार के माध्यम से जुड़े होते हैं, सूचना देते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से दी गई कोई सूचना से यदि दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई समस्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आपने किसी व्यक्ति को फोन किया, उसको सूचना दी इस बात की, और वो उस सूचना को पाकर उसको कोई समस्या हो गई, कोई नुकसान पहुंच गया, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने किसी को फोन किया, संचार के माध्यम से किसी को कोई अच्छी खबर दी और पता चला कि वो खुशी से ही चल बसे, तो ये भी अपराध नहीं माना जाएगा। कि किसी ने फोन किया कि हाँ भैया आपका बेटा जो है साहब तो जज बन गया है, और साहब जो है खुशी के आंसू रोक ही चल दिए, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये आपकी कौन कहती है? ये धारा 31 कहती है। आप उसके बाद जो नेक्स्ट जो धारा है हमारी, वो आपकी है धारा 32। देखिए, धारा और ये बार बार हम जो बोलते हैं आपके सेक्शन धारा एक ही बात है। बस ये इंग्लिश में भी बोल देते हैं, हिंदी में भी बोल देते हैं, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज वगैरह नहीं होना। तो हमारी धारा 32 कहती है कि जबरन, ये लिखा है जबरन या धमकियों द्वारा विवश कर कराया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई कार्य आपसे जबरन करा दिया जाए या धमकी देकर करा दिया जाए, तो उस कार्य को भी अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते आपको ये चीजें सिद्ध करनी पड़ती हैं। धाराओं में तो दे दिया गया है, लेकिन इनको आपको सबूत भी देने पड़ते हैं, सिद्ध करने पड़ते हैं। जैसे कि उदाहरण में एक लिखा सीधे सीधे डाकू और लोहार। जैसे कोई लोहार है, अब डाकू उसके सिर पर लगाए हुए गन, कह रहा है चलो तोड़ो ताला। भाई अब वो अपनी जान की रक्षा करेगा तो ताला तोड़ेगा। ताला उसने तोड़ दिया। अब ये कार्य उससे क्या कराया गया? जबरन कराया गया या धमकी देकर कराया गया, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो जब ऐसा कोई कार्य कराया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब ये गैंगस्टर और ड्राइवर वाली बात देख लीजिए। कोई गैंगस्टर है, उसने आपकी गाड़ी रोक ली, आपकी गाड़ी में बैठ गया, आपकी कनपटी पे गन लगा दी, चलाओ गाड़ी, पीछे पुलिस पड़ी हुई है और पुलिस समझ रही है कि आप गाड़ी भगा रहे हो। पुलिस ने जब गैंगस्टर को पकड़ा, आपको भी पकड़ लिया,
फिर जब आप अपनी सारी बातें स्पष्ट करोगे तो उस स्थिति में आप अपराधी घोषित नहीं माने जाओगे, क्योंकि यह कार्य आपसे जबरदस्ती कराया गया। ये किस में कहा जाता है, ये धारा हमारी 32 स्पष्ट करती है। ये देखिए आ गया TLS मतलब द लीगल संकल्प। अगली नेक्स्ट धारा हमारी है धारा 33 है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि मामूली क्षति पहुंचाने वाला कार्य, जैसे मतलब कोई मामूली क्षति जब पहुंच जाती है ये उससे संबंधित है। धारा हमारी 33 जो है मामूली क्षति से संबंधित है, जिसमें सामान्य व्यक्ति कार्रवाई करने की सोचता भी नहीं है, अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप जा रहे हैं, बगल में कोई खड़ा हुआ है, आप जल्दी में है, उसके कंधे से कंधा लग गया, वो गिर गया, ठीक है। अब वो गिर गया तो इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया, ना उसके कोई चोट लगी, ना उसे कोई समस्या हो गई। अब वो उठ गया, अब वो यही चीज के पीछे पड़ जाए पुलिस स्टेशन, सर कि इन्होंने मेरे कंधा मार दिया, मैं गिर गया। पहले तो पुलिस स्टेशन से ही उसको भेज दिया जाएगा कि जाइए भैया, ये कोई अपराध थोड़ी ना हो गया, ये तो नॉर्मल चीज है। कोई समझदार व्यक्ति होगा इस चीज की कंप्लेन भी नहीं करेगा, नॉर्मल सॉरी और बोलकर काम चल जाते हैं। छोटी मोटी लग भी जाती है तो भी सॉरी बोलकर काम चल जाते हैं। अब लेकिन तुम पीछे पड़ जाओ, नहीं साहब हम न्यायालय जाएंगे, तो जब आप न्यायालय जाओगे तो आपको वहां धारा 33 का हवाला दिया जाएगा कि भैया मामूली क्षति पहुंचने वाले कार्य जो हैं इसमें सामान्य व्यक्ति जो है कार्रवाई करने की सोचता भी नहीं है, और आपके साथ ऐसा ही है, ये मामूली क्षति में आ रहा है, तो इसमें कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है, अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए है कि व्यर्थ में जो न्यायालयों पर जो लोड बढ़ रहा है, न्यायालयों पर जो बोझ बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए ऐसा इस धारा में बात की गई है। तो ये हमने अभी तक देख लिया, आपकी 33 तक की धाराएं देखनी है हमने। अब जो है इसका जो सेकंड पार्ट था हमारे अध्याय का, हमारा पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय हो गया, और तीसरे अध्याय का ये एक पार्ट हो गया जो अपवाद करके था, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है, चाहे इसको ए भी मान लो और चाहे अपने मन से ही ऐसे ही यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 सोच लो। तो यहाँ से आपका देखा जाए तो दूसरा पार्ट प्रारंभ होता है। अब दूसरा पार्ट क्या है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में है ये दूसरा पार्ट, जो नहीं सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। इसमें सारी बातें सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड होती, एक एक पार्ट करके पढ़ा रहे हैं, एक एक करके समझा रहे हैं। इसमें सेक्शन कहाँ से, इसमें सेक्शन 34 से सेक्शन 44 कितने सेक्शन है, इनको जब आप लोग ध्यान में रखेंगे, दिमाग में समझेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी कि हाँ हमारा अध्याय 1 क्या, उसमें धारा यहाँ से यहाँ तक बात की गई थी, 2 में यहाँ से यहाँ तक की गई थी, तीसरा जो अध्याय हमारा है उसमें 2 सेक्शन थे, पहले सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की बात की गई थी, दूसरे सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की बात की गई। अब यहाँ समस्या ये कि सेक्शन हम लोग उसको भी बोलते हैं और सेक्शन धारा को भी बोलते हैं, तो हम पार्ट लेके चलते हैं कि हमारा जो तीसरा अध्याय था उसके 2 पार्ट, पहले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक बात हुई, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट अपवाद था, दूसरा पार्ट जो है वो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। तो दूसरे पार्ट में हमारी धारा 34 से बात शुरू हुई और 44 तक चली। तो अब हम देख लेते हैं हमारी धारा 34 क्या कह रही है। सेक्शन 34 धारा 34 जो है वो आपकी है सेल्फ डिफेंस, जो कार्य आत्मरक्षा के लिए निजी बचाव अधिकार के प्रयोग में किए जाते हैं अपराध नहीं माने जाते हैं। सीधी बात यह है कि जो कार्य आपके अपनी खुद की रक्षा के लिए किए जाते हैं तो वो अपराध नहीं माने जाते हैं, ये धारा 34 कहती है। आगे वाली जो धाराएं हैं वो ये भी बताएगी कि इसमें श्रेणी इनकी क्या क्या रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने मुक्का दिखाया, आप वहां से हट सकते थे या अपना बचाव कर सकते थे, लेकिन आपने गन निकाली और उसको शूट कर दिया और मार दिया और बाद में कह दिया सर ये तो अपने सेल्फ डिफेंस में किया। तो ये चीजें नहीं होती हैं, बल का उसी हिसाब से प्रयोग किया जाता है जिस हिसाब से सामने वाला के हाव भाव होते हैं, चीजों को समझा जाता है। तो ये धारा 34 जो वो सेल्फ डिफेंस को परिभाषित करती है कि निजी बचाव के अधिकार प्रयोग में किए जाते हैं, अपराध नहीं माने जाते हैं। इसमें आपके जो निजी बचाव के जो हैं वो अधिकार की बात की गई। धारा 35 की बात करते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक रूप से या संपत्ति के बचाव में आप अपराधी पर उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं। शारीरिक, इसमें सीधा स्पष्ट दिया कि शारीरिक रूप से, आप शारीरिक रूप से संपत्ति के बचाव, संपत्ति कुछ भी हो, आपके यहाँ लूट पड़ रही हो, डकैती हो रही हो, या कोई घुस आया हो रात में, या कोई भी ऐसी समस्या हो, तो उसके बचाव करने के लिए आप उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं। जो बल उचित हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि तत्कालिक खतरा।
तो तत्काल एकदम से अगर कोई खतरा आ जाता है तो आप शारीरिक रूप से या संपत्ति के बचाव में आप अपने उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं। ये धारा आपकी 35 कहती है। नेक्स्ट धारा आपकी है धारा 36। ये क्या कहती है, इसमें आप समझिए कि विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा हमले में आत्मरक्षा का अधिकार। तो इसमें क्या है, पागल व्यक्ति, विकृत चित्त मतलब कि जो दिमाग से पागल है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, और वो अगर आपके ऊपर हमला कर देता है तो आप क्या है, अपने बचाव कर सकते हैं। आपको यह अधिकार धारा 36 पूरी तरह से प्रदान करती है, ये कि विकृत चित्त पागल व्यक्ति अगर आपके ऊपर हमला कर दे तो आप अपना अधिकार आप अपने रक्षा के अधिकार के तहत बचाव कर सकते हैं, पूरी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट धारा जो है आपकी वो है 37 की बात करते हैं। तो कुछ कार्यों के प्रति आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके प्रति आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं, जैसे कि लोक सेवक, सरकारी काम। अब कोई सरकारी काम चल रहा है, आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं, और जब आपको ऊपर उसका कोई दबाव बनाया जा रहा है, या आपको पकड़ा जा रहा है, या आपको, तो आप उसमें कोई गलत कार्य कर दे रहे हैं और एकदम से आपने किसी को ऊपर हाथ उठा दिया या तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, और फिर बाद में आप ये कहोगे नहीं हम तो साहब अपनी आत्मरक्षा के लिए किया, तो ये माना नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन है, आया आपको लेने के लिए, पूछताछ के लिए, ले जाने के लिए, और आपने एकदम से पता चला हमला कर दिया, हमला बोल दिया, तो आप बाद में कहोगे हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला बोला था पुलिस प्रशासन। तो ऐसा कोई अधिकार आपके पास नहीं है। ये धारा आपकी 37 कह रही है, क्या कह रही है, कुछ कार्यों के प्रति आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। किसके प्रति, लोक सेवक हुए, सरकारी कामकाज हुए, इनके प्रति अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको उसमें आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें डीपली हम पढ़ेंगे आगे आने वाली तैयारी जब करेंगे एपीओ वाली, तब डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे। अभी एआईबी में हम लोगों को सिर्फ इनके बारे में जानने की जरूरत है कि यहाँ धारा 37 के अंतर्गत अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। 36 के अंतर्गत अगर कोई पागल व्यक्ति हमला कर दे तो हमें रक्षा करने का अधिकार है। धारा हमारी नेक्स्ट आती है 38 क्या कह रही है कि शरीर की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित, शरीर की ये निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित धारा 38। उदाहरण क्या है, मृत्यु की आशंका, बलात्कार का खतरा, इरादा, कोई एसिड अटैक कर दे, तो इसमें आप मृत्यु कारक की तक की अनुमति है। कोई व्यक्ति अगर जहां आपको लगता हो कि नहीं मृत्यु की आशंका है कि कोई आपके सामने गन बिल्कुल ताने खड़ा हुआ है, तो अब आप गोली चलने का इंतजार ना करें। कोई आपको साथ बलात्कार की कोशिश कर रहा है तो आप अगर अपने आप को बचा सकते हैं और इस स्थिति में अगर आप उस व्यक्ति को मार तक देते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अपराध नहीं माना जाएगा। किसी ने आपके ऊपर एसिड अटैक कर दिया है, एसिड आपके ऊपर आ चुका है, आपके अंदर हिम्मत है और आप उस व्यक्ति को शूट कर दें या किसी भी प्रकार से कैसे भी मार दें, आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कौन कहता है, ये धारा हमारी 38 कहती है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मृत्यु कार्य की अनुमति तक है। अगर ऐसे किसी अपराध, कोई आपके साथ ऐसा कोई अपराध करता है तो आप उसमें ऐसी निर्णय ले सकते हैं। अगली धारा हमारी जो है वो है 39 को देख लेते हैं। 39 हमारी क्या कहती है कि आत्मरक्षा के अधिकार से संबंध। देखिए आपने देखा ना कि जो हमारा ये दूसरा सेक्शन, मतलब दूसरा पार्ट जो है, ये सब आत्मरक्षा से संबंधित है। अब जब आपको पार्ट पता होगा, आपको पता है कि ये पार्ट सिर्फ आत्मरक्षा से संबंधित है, आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सीधा वहां पर पहुंच जाएंगे कि इस धारा से इस धारा के बीच में हमें आत्मरक्षा का मिल जाएगा। तो ऐसे ही रिलेट करके चलना है पूरा। भी आगे सारी क्लास ऐसे रिलेट करके पढ़ाएंगे। लास्ट में एक चार्ट आपको प्रॉपर पूरा बना के ऐसा दे देंगे कि सिर्फ उस चार्ट को देखने से ही आपको पूरी बीएनएस दिमाग में टच हो जाएगी, कौन सी चीज कहाँ से पढ़ाई गई थी, कहाँ से आ सकती है, क्या है क्या नहीं। ऐसे क्या है कि कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ चीजें याद रहती हैं, लेकिन वो चार्ट जब आप एक बार देख लेंगे सारी क्लासें याद आ जाएंगी, सारा कुछ एकदम से आपको याद आ जाया करेगा। हाँ, तो बात चल रही थी हमारी 39 धारा की। तो आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है, मृत्यु नहीं कर सकते, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा साधारणतः मुक्का मारा आप खुद का बचाव कर सकते हैं पर जान नहीं ले सकते। क्या कह रही है धारा आपकी 39? ये कह रही है कि मान लो कोई व्यक्ति है वो मुक्का ताने हुए है और आपको ऊपर मुक्का तान रहा है या मारने की कोशिश कर, तो ये नहीं कि उसको शूट कर दिया, उसको मार दिया। हाँ, आप बचाव कर सकते हैं, ठीक है।
कर सकते हैं पर जान नहीं उसकी ले सकते। उसके बराबर बल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आप उसकी जान नहीं ले सकते। ये आपकी धारा 39 कहती है। अगली धारा आपकी आ जाती है धारा 40। 40 में क्या प्रावधान है? तो शरीर की निजी रक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता से संबंधित है। मतलब जो हम अपने शरीर की जो जो हम अपना अधिकार प्रयोग कर रहे हैं और जो रक्षा के लिए चल रहा है सिस्टम, तो उसमें की क्या शुरुआत और क्या निरंतरता से संबंधित है, इसकी बात चल रही कि शुरुआत क्या है और निरंतरता कहाँ तक है। ये तो कोई पूरी तरह से मुक्का ताने हुए है तो आपको हमला करने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें इसमें शुरुआत यही है कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, आपके ऊपर मुक्का ताने हुए है, तो अब आप ये इंतजार मत करें कि जब ये हमें घूंसा मार देगा या मुक्का मार देगा उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से हो जाती है इसकी। और निरंतरता की बात की जाए तो जब तक आपकी ये बहसबाजी, मुक्केबाजी या जो सब ये तो निरंतरता में आ जाता है। शुरुआत आपकी यहीं से हो जाती है कि किसी के हाव भाव बदले आपको देखकर आपको लगा ये हमला कर सकता है, तो आपकी शुरुआत वहां से हो गई। आप उसका बचाव के लिए अपने आप को बचाव कर सकते हैं, अपने उसके बराबर बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस वाली धारा जो 40 है ये सिर्फ आपकी शुरुआत कैसे होती है और निरंतरता कहाँ तक रहती है इसको परिभाषित करती है। धारा 41 की बात की जाए तो ये आपकी संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित है कि संपत्ति की आप लोग निजी रक्षा के जो अधिकार होते हैं उससे संबंधित है। इसमें क्या है? मृत्यु कारित, मतलब आप इसमें अगर जान से भी मार दोगे किसी को तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। कैसे? डकैती, रात्रि गृह भेदन, आग विस्फोटक हमला। भाई कोई आपके यहाँ डकैती डालने आया है, बल का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, रात्रि गृह भेदन मतलब रात में कोई घुस आया है और आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आग या विस्फोट से हमला कर रहा है। जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो अगर आप अपने बचाव में सामने वालों को मार भी दें तो आपको इसमें इसलिए अपराध नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। इसमें हमारी अगली नेक्स्ट जो धारा है 42 उसकी बात करते हैं। संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से मृत्यु कारित न कर के अन्य नुकसान पहुंचाने का अधिकार। मतलब सामान्यतः अगर कोई हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो ये नहीं कि हम उसकी मृत्यु कर दें। इसमें आपकी मृत्यु करने की कोई छूट वाली बात नहीं है, इसमें आपको अपराधी मान लिया जाएगा। लेकिन जो निजी अधिकार जो दिया गया है, अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप नुकसान पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप मृत्यु नहीं कर सकते। अन्य प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन मृत्यु नहीं कर सकते, ये आपकी धारा 42 कहती है। नेक्स्ट आपकी धारा जो है वो है आपकी 43। धारा 43 जो है वो कहती है कि संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की शुरुआत और समाप्ति। मतलब जो संपत्ति की रक्षा का जो आपको अधिकार मिला है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और समाप्ति कहाँ से होती है। जैसे इससे पहले जो हमने बात की थी कि जो हमें आत्मरक्षा का अधिकार मिला है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और निरंतरता कहाँ तक रहती है। उसमें देखा था आपने कि किसी के हाव भाव बदलते हैं आपको मारने की कोशिश के लिए, वहां से शुरुआत हो जाती है और निरंतरता जहां तक बनी रहे वहां तो निरंतरता रहती है। ऐसे ये संपत्ति का जो अधिकार मिला है इसमें पूछा गया है कि शुरुआत और संपत्ति समाप्ति क्या है, तो धारा ये 43 परिभाषित करती है। क्या है? यह शुरुआत इसकी यह तब शुरू होता है जब संपत्ति के लिए खतरे की एक उचित आशंका उत्पन्न होती है, कि जब संपत्ति के लिए कोई एक खतरा की उचित आशंका उत्पन्न होगी तो वहां से तो शुरुआत हो जाती है। और यह समाप्त खतरे के आधार पर अलग अलग समय पर होता है, कि मतलब जब तक खतरा आपको मालूम पड़ता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा और जब खतरा खत्म हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। आगे नेक्स्ट धारा की हम बात करते हैं। ये धारा है आपकी 44 और ये आपकी इस अध्याय की लास्ट धारा है। कल हम लोग जो आगे आपका चौथा अध्याय है वहां से शुरुआत करने वाले हैं, उसकी धाराओं के बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पहले ये 44 धारा देख लेते हैं। निर्दोष व्यक्ति को नुकसान का जोखिम होने पर घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। मतलब निर्दोष जो व्यक्ति है अगर उसको भी नुकसान पहुंच जाए, कब? कि जब आपके ऊपर घातक हमला होने जा रहा हो और आपको ऐसा जोखिम लग रहा हो, तो इसमें क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अब ये कैसे? जैसे कि भीड़ का हमला या कोई घातक हमला, आपके ऊपर किसी भीड़ ने हमला किया और आपने गोलियां चला दी,
तो उसमें कई लोग होंगे जो निर्दोष भी मारे जाएंगे। तो जब ऐसा घातक हमला आपके ऊपर होगा और जब उसमें निर्दोष व्यक्ति को अगर नुकसान हो जाता है, तो उसमें क्या है कि आपको प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है कि निर्दोष व्यक्ति को नुकसान का जोखिम होने पर घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, अगर आपके ऊपर कोई घातक हमला होता है और उसमें आप उसका एक्शन लेते हैं, बल का प्रयोग करते हैं और उसमें अगर निर्दोष लोग भी आ जाते हैं, तो आपको अपराध नहीं माना जाएगा, आप पर आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। कल आगे आने वाले वीडियो में हम अगले अध्याय की बात करेंगे और कल थोड़ा और शॉर्ट में ही करेंगे, चीज़ों को सिर्फ जानेंगे। फिर लास्ट में आपको जो प्रमुख प्रमुख धाराएं हैं पूरे बीएनएस की, लगभग सेलेक्टेड धाराएं आपको एक लास्ट वीडियो में देंगे। अभी चार्ट भी देंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, लंबी नहीं करने वाले हैं कि कई ज़्यादा क्लासें हो जाएं। शॉर्ट में ट्रिक के साथ आराम से पूरा पढ़ाने वाले हैं। चैनल पर आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।